हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे साइंस के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस की मल्टीपल वीडियोस बना के हर एक चैप्टर के हिसाब से सीरीज़ में आपको प्रेजेंट करूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द वीडियोस इन दैट सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो देखें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो इज। हमें वी आई ग्राफ दे रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, वोल्ट्स है, और एक्स एक्सिस पे इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इस ग्राफ के थ्रू अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको निकालना है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है जी। अब ये स्लोप कैसे निकाला जाता है? स्लोप निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम कोई भी वैल्यू का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, अगर हम ये वैल्यूज पुट करके इस रेशो को निकाल लेंगे, दैट विल बी द स्लोप। अब यहाँ पे हम y2 ये ले लेते हैं 9, y1 हम 0 ले लेते हैं, इसी तरीके से x2 हम 15 ले लेंगे और x1 हम 0 ले लेंगे, ठीक है जी। सो हमने y2 की वैल्यू ली 9, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी, जब हमने y2 की वैल्यू 9 ली थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू हमारी 15 थी, तो यहाँ पे 15 ले लिया, माइनस जब हमने y1 की वैल्यू 0 ली थी तो x1 की वैल्यू भी 0 थी, तो 0 एंड 0, तो ये आंसर आ जाएगा 9/15। और इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे सो आंसर हमारा आ जाएगा 3/5 ओम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन बी। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दैट देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ टू मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 and they are connected in series to a source of potential V. The equivalent resistivity for the combination is। ये रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी इसके अंदर? ध्यान रहे, दो रेजिस्टेंस यूज हो रही हैं, दो डिफरेंट वायर्स यूज हो रही हैं, एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, एक की ρ2 है। तो आओ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास सबसे पहले हमको पता है कि हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी ये टोटल रेजिस्टेंस थी, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वायर्स दे रखी हैं। ये एक वायर है, ठीक है जी, और ये एक दूसरी वायर है। बेसिकली दो अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखी हैं। इसकी रेजिस्टिविटी हमारी ρ1 है और इसकी रेजिस्टिविटी हमारी ρ2 है। तो अब क्योंकि ये सीरीज़ में है, ठीक है ना, ये इसने हमें दे रखा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो हमें पता है कि इस केस में जो आर इक्विवेलेंट होता है या फिर टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 सीरीज के केस में। सो अब ये ये जो वैल्यू है दिस इज समथिंग दिस, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो आर की वैल्यू हमने ये लिख ली, ठीक है, रो एल अपॉन ए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे क्योंकि मैं दो वायर्स यूज़ कर रहा हूँ ऑफ सेम लेंथ, तो मैं इसको 2L ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रहेगा, इसको मैंने L नहीं लिया, इसको 2L ले लिया, क्योंकि हमने दो रेजिस्टेंस को हमने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। सो 2L। अब यहाँ पे R1 जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रो एल अपॉन ए या ρ1 L अपॉन ए, और R2 का फॉर्मूला हो जाएगा ρ2 L अपॉन ए, ठीक है जी। हमारा एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इसलिए हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को सेम रखा यहाँ पे।
अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज रो 2l/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे l/a हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा रो 1 प्लस रो 2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि l और l कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 रो इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। तो हमारा फाइनल रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फॉर दिस सर्किट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ये कह रहा है दैट द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ohms, 4 ohms, 1 ohm एंड 100 ohm इज। जब भी हम ये लीस्ट रेजिस्टेंस निकालने की बात करें ना, तो हमें एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि हमारी ये सारी की सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। किस तरीके से, ये सारी इस तरीके से कनेक्टेड होंगी। ठीक है जी। पहली हमारी 2 ohms, फिर दूसरी हमारी 4 ohms, यहाँ पे हमारी 1 ohm और यहाँ पे हमारी 100 ohm। ठीक है जी। अब अगर आप चाहो तो आप इसकी पूरी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। किस तरीके से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला हमें पता है पैरेलल के लिए, आर इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो अगर हमने यहाँ पे निकालना हो तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/100। इन सब का एलसीएम तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 50 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 1। सो ये टोटल हमारा हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट की, 1/r इक्विवेलेंट की। सो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 100/176, जो कि क्लियरली दिख रहा है दिस इज इवन लेस देन 1। ठीक है। तो आंसर तो हमें समझ में आ गया कि हमने निकालना कैसे है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हमें अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये हमसे पूछ रहे हैं कि लीस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम सर्किट को पहले कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक रूल होता है कि इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ना, वो इसके अंदर जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी होगी। इसके अंदर हमने कैलकुलेट करके देख लिया। देखो इसकी, इस सर्किट की सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी थी, 1 ओम। और हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली वो हमारी कितनी निकली, 100 डिवाइडेड बाय 176 ओम्स। राइट। अब ये वैल्यू इस रेजिस्टेंस से भी छोटी है। ठीक है। तो इसका मतलब जब हम पैरेलल सर्किट में हम किसी रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 1 ओम्स। इसी तरीके से अगर ये सारी की सारी रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में होती, 4, 2, 1 और 100। ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती तो हम सबको ऐड कर देते। इस केस के अंदर 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 107 ओम्स। तो अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और पैरेलल सर्किट के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होता है। सो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है। इसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ये है 20 ओम,
ये है 10 ओम और ये है 5 ओम, और वोल्टेज हमें दे रखी है 6 वोल्ट्स। ठीक है जी। अभी बता रहा है कि हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पैरेलल का सर्किट है, इसलिए सारी की सारी रेजिस्टेंसेस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा इसी के बराबर होगा, 6 वोल्ट्स के बराबर। और कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना कहीं पे भी, इसके अंदर सीरीज में और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारा इस 6 वोल्ट्स के बराबर ही होगा। अब क्योंकि ये 6 वोल्ट्स के बराबर है, फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब हमें करंट निकालना है, ये कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। अब हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट्स, पोटेंशियल ड्रॉप इज 6 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम्स। सो ये तो काम बहुत ही आसान हो गया। दिस इज 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 ओम्स। सो हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 एम्पियर्स। ठीक है, सो ये हमारा बहुत आसान था। तो इसके अंदर सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 watt एंड 60 watt रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग एट 220 volts, देन इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आ गया हमारा पावर का। सो पावर के अंदर हमने और इन्होंने गिवन क्या क्या दे रखा है, इन्होंने पावर गिवन दे रखी है, इन्होंने वोल्टेज गिवन दे रखी है, और हमें रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालना है। जब हमारे पास पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस गिवन होती हैं, तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पावर गिवन है और ये भी गिवन है, तो हम R को इधर ले जाएं और P को नीचे ले आएं। सो R क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, अब इन दोनों फिलामेंट्स के थ्रू हमारी वोल्टेज जो थी वो तो सेम ही थी, है ना। वेरी क्या कर रही थी, पावर, एक की पावर 40 वाट्स है, एक की पावर 60 वाट्स है, और इस रिलेशनशिप के थ्रू हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। मतलब अगर पावर बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस छोटी हो जाएगी, और पावर अगर छोटी होगी तो रेजिस्टेंस बड़ी हो जाएगी। कैसे, अब देखो R1 केस में, R1 हमें क्या दे रखा है, R1 40 वाट्स के लिए दे रखा है और R2 60 वाट्स के लिए दे रखा है। सो R1 के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/40, और R2 के केस में रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1/60। अब आप खुद बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये वाली। सो R1 इज ग्रेटर देन R2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इट वेरीज कंटिन्यूसली। ठीक है, इट डज नॉट चेंज, इट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, और इट इंक्रीजेस हेविली। ये क्वेश्चन जो है हमारा CBSE 2020 में भी आया हुआ है। सो अब ध्यान रहे, शॉर्ट सर्किट होता क्यों है। शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है कि जो वायर जो थी, ठीक है, यहाँ पे जो वायर लगी हुई थी उसके अंदर से इतना ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो हुआ, और उसकी वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि ये पूरी की पूरी वायर जो थी वो मेल्ट हो गई। अब इसको रिवर्स करके देखें, शॉर्ट सर्किट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वायर जो थी अब वो मेल्ट होके ब्रेक हो गई। वो मेल्ट क्यों हुई होगी, क्योंकि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई होगी। वो हीट प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, राइट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है। सो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इट इंक्रीजेज हैविली। क्योंकि वो सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा आ गया था,
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी और उसकी वजह से हमारा जो वायर थी वो ब्रेक डाउन हो गई, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है टू बल्ब्स ऑफ 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through 40 watt bulb will be। अब ये ना क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट दे दिया और एक चीज़ उन्होंने बताई थी कि ये दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब ये 100 वाट का जो बल्ब है और 40 वाट का जो बल्ब है, ऑब्वियसली इनकी रेजिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी, लेकिन हमने सीरीज के अंदर क्या पढ़ा था, सीरीज सर्किट में ये एक बल्ब हमारा ऐसे है और दूसरा बल्ब हमारा ऐसे है। ठीक है जी, ये अगर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर एक बैटरी के साथ, ठीक है ना, ये हमने 100 वाट बल्ब बना दिया, ये 40 वाट बल्ब बना दिया, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है ना सर्किट, ठीक है, जो करंट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, सेम करंट ही तो यहाँ से आ रहा है ना, तो सेम करंट ही जा रहा था ना दोस्तों। तो इसीलिए इसके अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके थ्रू भी सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठंडे दिमाग से देखोगे ना तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टू बल्ब्स डैश एंड डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर एक के थ्रू 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो दूसरे के थ्रू कितना जाएगा, पावर का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। अगर एक के थ्रू 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो दूसरे से भी 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि दोनों बल्ब्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है, तो अब ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब हमारा पहला दिमाग बच्चों का कहाँ जाएगा कि ये वायर जो है इसमें तो कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं हुई, तो इसका कुछ यूज़ है भी या नहीं है। अलग अलग बच्चे इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो, जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रुकावट पैदा हो रही है वायर के लिए। आप लोगों के पास भी अगर सोचो कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि आप इस रास्ते से जाओ या फिर आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको रुकावट मिल रही है, यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं मिल रही, तो आप इस ऑप्शन 1 से पास करना चाहोगे या फिर आप इस ऑप्शन 2 से पास करना चाहोगे। दोबारा बता रहा हूँ, ऑप्शन 1 के अंदर देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है आपके लिए। ऑप्शन 2 के अंदर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि हम इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से करंट जब यहाँ से आया तो उसके बाद वो यहाँ गया ही नहीं, वो इसको बाईपास करके यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वायर देखो शॉर्ट हो चुकी है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, सो इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस थी ना, 6 ओम रेजिस्टेंस, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो करंट यहाँ पे गया ही नहीं। सो इफेक्टिवली 6 ओम रेजिस्टर इज शॉर्टेड। अब क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, हमारा सर्किट सिर्फ ये बच गया, ठीक है जी। और ए और बी के बीच में हमारी सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज 4 ओम्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4 ओम्स। ठीक है दोस्तों, 6 ओम्स नहीं हो सकता, मे बी 10 ओम्स या मस्ट बी 10 ओम्स मत लिखना, लोग कहेंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। अरे भैया, करंट यहाँ से इसके अंदर गया ही नहीं, सीधा यहाँ से आ गया। ओके, गुड। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अब हमसे कह रहा है कि अ सेल, अ रजिस्टर, a key and an emitter are arranged as shown in the circuit diagram। 3 सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों में ना हमें दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से हमने प्लेस करके रखा हुआ है, राइट। अब ये कह रहा है द करंट रिकॉर्डेड इन द एमिटर विल बी।
हमें बताना है कि किसके अंदर करंट मैक्सिमम होगा और किसके अंदर करंट जो है वो हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं एक बार इस सर्किट को। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, एमीटर जो है ना वो हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे वोल्टेज सेम सेल यूज हो रहा है हर एक के अंदर, ठीक है जी, सेम रजिस्टर यूज हो रहा है, कोई चेंज तो है नहीं, सेम की यूज हो रही है, ठीक है, और सेम एमीटर यूज हो रहा है। तो जब सारे के सारे कंपोनेंट्स हर एक सर्किट के अंदर सेम हैं, तो जो करंट जो होगा, एमीटर जो करंट रिकॉर्ड करेगा वो करंट भी तो सेम ही रिकॉर्ड करेगा ना। ये सीरीज में ही कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे भी सीरीज में ही कनेक्टेड था, यहाँ पे भी सीरीज में ही कनेक्टेड था, तो हर जगह पे सीरीज में कनेक्टेड है। सो इसका आंसर ये होगा दैट द करंट इन द एमीटर विल बी सेम इन ऑल द केसेस। ओके, चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारी ये फर्स्ट वीडियो का, इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आओ देखें, अब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, पिछले वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है that a current of 1 ampere is drawn by a filament, ठीक है, of an electric bulb. Now the number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछने लग गया जी, ठीक है। अब देखो, हमें पता है सबसे पहले कि हमारा करंट का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन T, ठीक है जी। अब यहाँ पे 16 सेकेंड्स के अंदर, टाइम हमें दे रखा है 16 सेकेंड्स और करंट दे रखा है 1 एम्पियर। तो अगर हमें यहाँ से पहले चार्ज निकालना हो तो चार्ज की वैल्यू I इंटू टी हो जाएगी, और करंट 1 एम्पियर है और टाइम 16 सेकेंड्स दे रखा है। सो हमारा Q कितना हो जाएगा, 16 कूलम्स, ठीक है जी। अब देखो, एक कूलम के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने कैलकुलेट किया था, या इसको इस तरीके से नहीं। अब देखो दोस्तों, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलम्स होते हैं, कितना चार्ज होता है उसका, उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, राइट। तो इसका मतलब कितना हुआ कि एक कूलम के अंदर दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब 1 कूलम में कितना हो गया, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और हमें यहाँ पे टोटल चार्ज कितना दे रखा है, 16 कूलम्स। सो हमने बस यूनिटरी मेथड लगा दिया यार, ठीक है ना। 16 कूलम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 16, ठीक है जी। ये हमने डेसिमल हटाया तो 10 लगा दिया, ये भी 16 था, ये भी 16, और अब ये वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 to the power 19 into 10 which is equal to 10 to the power 20 electrons. So 16 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। मैं अगली सीरीज, अगला वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा इसका, आप इन वीडियोस को देखते रहिए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हम कवर करेंगे ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो मुझे खुद को अगर लगेगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी इन वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच चाय।